वेलकम टू आवर मैराथन। जैसा कि आप जानते हैं अपना फ्लूइड चल रहा था, जिसमें ऑलरेडी यूनिट 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें यूनिट 3 में हम स्टडी किए थे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ओके, अब यहाँ से फ्लूइड डायनेमिक्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो आप वीडियो में बने रहिए, देखते हैं इसमें क्या क्या खास बातें हैं, सारे को हम स्टडी करेंगे। पहले जान लेते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स होता क्या है। पहले हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़े हैं, तो उसमें क्या था कि फ्लूइड जो है मोशन में था, उसको हम स्टडी किया। अब फ्लूइड डायनेमिक्स है, तो इसमें फ्लूइड आपका मोशन में होगा, बट फोर्स को भी कंसिडर करेंगे। आई मीन कोई फ्लूइड ऐसे मोशन में है लेकिन उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, उसको भी हम कंसिडर करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स में। ओके ना, तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड आपका मोशन में होगा और उस पर क्या फोर्स लग रहा है, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। पहले सिलेबस इसका देख लेते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, इसका देखना होगा। ओके ना, फिर देखना होगा यूलर इक्वेशन, सॉरी आइलर इक्वेशन बोलते हैं, आइलर इक्वेशन देखना होगा। फिर देखना होगा बर्नौली इक्वेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। क्या क्या एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन में आ जाएगा, वेंचुरी मीटर, ऑर्फिस मीटर और पिटोट ट्यूब। इतना सारा हम स्टडी करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स में। सो सारे इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चन बनते हैं। सो ध्यानपूर्वक आप स्टडी करोगे और ध्यान दोगे मेरे साथ। तो पहले नंबर हम बता चुके हैं आपको कि फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है। ओके ना, अब आगे देखते हैं। देयर आर 5 फोर्स एक्टिंग इन द फ्लूइड एलिमेंट्स। अब अगर कोई भी फ्लूइड जो है ना, अगर मोशन में है तो उस पर 5 तरह का फोर्स काम करता है। पहला प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स, इलास्टिक फोर्स। ये जो 5 नाम है ना, नाम नहीं है, इससे आगे क्वेश्चन दिखाएंगे अगले पेज में हम। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रेशर फोर्स बोलेगा तो एफ पी हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स बोलेगा तो एफ जी हो जाएगा, विस्कस बोलेगा तो एफ वी हो जाएगा, टर्बुलेंट तो एफ टी हो जाएगा, लेकिन इलास्टिक बोलेगा तो एफ ई हो जाएगा। सारा रिलेट है। प्रेशर बोल रहा है फोर्स ना, तो पी से प्रेशर अब एफ से फोर्स। ग्रेविटी फोर्स बोल रहा है तो जी से ग्रेविटी एफ से फोर्स। विस्कस बोल रहा है तो वी से विस्कस अब एफ से फोर्स। अगर टर्बुलेंट बोल रहा है तो टी से टर्बुलेंट अब एफ से फोर्स। इलास्टिक बोल रहा है तो ई से इलास्टिक एफ से फोर्स। ओके ना, तो आप 100% यहाँ समझ चुके होंगे, क्योंकि तोड़ तोड़ के हम समझा चुके हैं कि हर एक पॉइंट को। सो आगे देखते हैं क्या है। आपको बोले कि जितना नाम बताएं अभी 5 ठो, 5 नाम से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए पहला यहाँ से पॉइंट सेक्टर क्वेश्चन बनने का, रिनॉल्ड एनालॉजी। तो रिनॉल्ड एनालॉजी में क्या होता है, जीरो, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रिनॉल्ड एनालॉजी में आपका नेट फोर्स होता है, उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। जैसे रिनॉल्ड एनालॉजी है, उसमें एफ ई मतलब इलास्टिक फोर्स आपका जीरो हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर होता है। ओके ना, तो ये बात याद रखिएगा आप कि रिनॉल्ड एनालॉजी होता है कौन सा, ध्यान दीजिए, रिनॉल्ड एनालॉजी। तो रिनॉल्ड एनालॉजी में क्या होता है, एफ ई जो होता है इलास्टिक फोर्स जो होता है ना आपका, जीरो हो जाता है। ओके, और एफ नोट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हम बोले थे 5 वो इसमें आते हैं, तो एक जीरो हो गया इलास्टिक फोर्स, तो जो 4 बचा ना वही एफ नेट का फॉर्मूला हो जाएगा। एफ नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा रिनॉल्ड एनालॉजी में। पहले प्रेशर फोर्स, फिर आ गया ग्रेविटी फोर्स, फिर आया विस्कस फोर्स, फिर आया टर्बुलेंट फोर्स। ये चारों फॉर्मूले हो जाएंगे रिनॉल्ड एनालॉजी में एफ नेट के लिए। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे हम बता दिए समझा भी दिए, तो याद कैसे रखेंगे, तो रियनॉल्ड याद कीजिए। रियनॉल्ड में बोले ना, रियनॉल्ड में नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला हो जाता है, चार्ट होता है रियनॉल्ड में। देखिए फिर प्रेशर फोर्स और पी जैसा जी है तो प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, उसमें विस्कस फोर्स है तो विस्कस फोर्स भी आ जाएगा, और फिर टर्बुलेंट फोर्स भी आ जाएगा। ओके, तो इसमें 4 ठो आएंगे रिनॉल्ड एनालॉजी में। आगे बढ़ते हैं, नेवियर स्टोक एनालॉजी। तो नेवियर स्टोक एनालॉजी में क्या क्या जीरो होता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें एफ ई इलास्टिक फोर्स जीरो हो जाएगा, और फिर टर्बुलेंट फोर्स इसमें जीरो हो जाएगा। ओके ना, तो पहले आपका रिनॉल्ड था उसमें इलास्टिक हुआ, अब आया नेवियर तो उसमें इलास्टिक और टर्बुलेंट दोनों हो गया। नेवियर में क्या गया, 2 गो, नेवियर में कौन न्यू तरह का फॉर्मूला आया, नेवियर में 2 गो जीरो हुआ, लास्ट से जीरो होता है। जैसे देखिए पहले इलास्टिक हुआ, उसके बाद टर्बुलेंट था तो टर्बुलेंट हो गया। ओके, टर्बुलेंट हुआ ना, तो इलास्टिक फोर्स और टर्बुलेंट फोर्स नेवियर में जीरो हो जाता है। तो फार्मूला क्या हो जाता है, उन दोनों के छोड़ के फार्मूला हो जाएगा। तो प्रेशर फोर्स, उसके बाद जी होता है ग्रेविटी फोर्स, प्लस हो जाता है विस्कस फोर्स। ये फार्मूला हो जाएगा एफ नेट में नेवियर स्टोक्स का। ओके, आगे बढ़िए, यूलर एनालॉजी। सॉरी यूलर हम बार बार बोल रहे हैं, उसको आइलर पढ़ा जाता है, आइलर एनालॉजी। तो आइलर में क्या हो जाएगा,
2 को वहाँ हुआ तो इसमें 3 को जीरो हो जाएगा। अब पीछे से तो पहले इलास्टिक हुआ था, अब फिर हुआ था टर्बुलेंट, अब इसमें विस्कस भी हो जाएगा। तो आइलर में क्या होगा, आई खुद का, आई में 3 हो जाएगा, आई में 3 हो जाएगा। कौन सा, इलास्टिक फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स, विस्कस फोर्स। तो एफ नेट बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स। ओके, एक और आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, हैजन पॉइजल। हैजन पॉइजल में नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हैजन पॉइजल बोले हैं। हैजन पॉइजल जो होता है ना, उसमें एफ नेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स। हैजन पॉइजल में बोले हैं, हैजन पॉइजल याद कीजिएगा, लास्ट पॉइंट इसका है हैजन पॉइजल। तो हैजन पॉइजल में नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। ओके, तो अब समझ चुके होंगे तीनों फार्मूला, यहाँ पे चार्टो जो फार्मूला था अच्छे से आप स्टडी कर चुके होंगे। इसमें खास बात यही है कि इसको नेट फोर्स के लिए फार्मूला याद रखना होगा आपका। अगर जहाँ पे पीछे हम बताएं कि 5 को टॉपिक्स होता है तो 5 को आपको लाइन से याद रहेगा, तो ये फार्मूला को आप बना सकते हैं। कहा कि पहले है रिनॉल्ड, फिर है नेवियर, फिर है आइलर और फिर है हैजन। ओके ना, तो पीछे से जीरो करते जाते हैं। तो कौन सा जीरो होता है वो क्वेश्चन पूछता है, या तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है। ओके, तो इसको हम याद करवा दिए आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइलर इक्वेशन क्या होता है, आइलर इक्वेशन, उससे पहले देख लीजिए ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आइलर या नेवियर स्टोक्स इज बेस्ड ऑन, कहने का मतलब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आइलर और नेवियर स्टोक्स होता है ना, आइलर स्टोक्स इक्वेशन या तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन किस पे बेस्ड होता है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन पे। और 2 पॉइंट यहाँ बता रहे हैं, याद कीजिए। अब बेस्ट किस पे कौन बेस्ट है वो शुरू हो ही गया है, तो बता देते हैं कौन सा क्या क्या होता है। जैसे आपको आइलर और नेवियर स्टोक्स, कौन सा, आंख बंद कीजिए सोचिए कौन सा बोल रहा है, आइलर बोल रहा है और नेवियर बोल रहा है, ये दोनों मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। उसी तरह से आपसे अगर पूछ दे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड होता है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है ना आपको मास कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। और उसी तरह से एक पूछ देगा आपको, जस्ट एक क्वेश्चन पूछेगा कि बर्नौली इक्वेशन किस पे होता है, तो आपसे बर्नौली पूछेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन पे हो जाता है। तो कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, जैसे आपको आइलर और नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो है याद हो गया कि मोमेंटम कंजर्वेशन पे है। उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कंटिन्यू है उसको कैसे याद करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कोई इंसान कंटिन्यू काम करते रहता है तो उसमें हेल्थ होता है अच्छा, मोटा ताजा होता है, तभी तो कंटिन्यू काम करता है, बाकी लोग जल्दी थक जाते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन मोटा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन पे। ओके, अब पूछा बर्नौली इक्वेशन, हमारी कोई भी देखते हैं शादी ब्याह में बर होता है तो उसको बेचारे को फास्टिंग करना होता है और कुछ करना होता है, उसकी वजह से उसे एनर्जी की कमी हो जाती है। तो बर्नौली को याद करने का क्या ट्रिक हो गया कि बर्नौली इक्वेशन किस पे बेस्ड होता है, तो बर्नौली इक्वेशन आपका एनर्जी की कमी हुआ तो एनर्जी कंजर्वेशन पे हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 4 को जो पॉइंट बताए ना, चारों बहुत पॉपुलर पॉइंट हैं, एग्जाम में छप सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा इसको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आइलर इक्वेशन, पहला पॉइंट वही कि मोमेंट कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। दूसरा पॉइंट नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, वही बात हुआ मोमेंट कंजर्वेशन पे जो बता चुके हैं। तीसरी बात इसका अजम्पशन, किसका, आइलर इक्वेशन का। तो आइलर इक्वेशन का अजम्पशन ये है कि यह नॉन विस्कस फ्लो होता है। याद कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइलर इक्वेशन क्या होता है, नॉन विस्कस हो जाता है। सो आप याद कीजिए, आइलर खुद, आइलर मतलब खुद में, नॉन विस्कस हम लोग के ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, यूं ही जिए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा नहीं पता। सो आइलर खुद नॉन विस्कस है, हम लोग आइलर नॉन विस्कस होता है। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, खास बात है भी, आइलर इक्वेशन इज मोशन रिप्रेजेंट न्यूटन सेकेंड लॉ। अच्छा, इक्वेशन पूछा गया आपको, देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है कि आइलर जो इक्वेशन है ना, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आइलर इक्वेशन का जो मोशन होता है ना, मोशन वो रिप्रेजेंट क्या करता है आइलर का, सेकेंड लॉ ऑफ, सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये भी बात याद होना चाहिए कि आपका आइलर इक्वेशन जो है ना वो न्यूटन के सेकेंड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो आइलर इक्वेशन में क्या क्या खास बात देखें आप, फिर से रिपीट करते हैं आपको। जैसे पहले देखें कि मोमेंट कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, दूसरा देखें इसमें कि नॉन विस्कस होता है, तीसरा देखें कि न्यूटन सेकेंड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। 3 बात इसको मैं देख लिया आइलर में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या खास बातें हैं। यहाँ पे देखिए आइलर इक्वेशन फॉर नॉन विस्कस फ्लो। हाँ, आइलर इक्वेशन किसके लिए होता है, नॉन विस्कस के लिए हो जाता है। ओके ना, अब आगे देखिए बर्नौली, ये भी बताया हुआ पॉइंट है, आगे ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। बर्नौली, कोई बर होता है दूल्हा बनता है उसे एनर्जी कमी हो जाता है, इसलिए हम रिलेट किए कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है बर्नौली इक्वेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आता है जो नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, आप ध्यान दे लो।
द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड इज नोन एज पिजोमेट्रिक हेड। कहने का मतलब है जो सम होता है ना प्रेशर हेड का, जैसे प्रेशर का ऊपर का जो प्रेशर हेड होता है ना उसका सम, एंड डेटम सबसे नीचे वाला डेटम हेड, जो सम होता है ना उसका प्रेशर हेड का ऊपर का प्रेशर का और नीचे का डेटम हेड का, उसको पिजोमेट्रिक हेड कहते हैं। समझ में आया? जो सम होता है ना प्रेशर हेड का, जो प्रेशर का ऊपर हेड होता है वो प्रेशर हेड का, और नीचे जो डेटम हेड का जो सम होता है ना उसको पिजोमेट्रिक हेड कहते हैं। ओके, समझ चुके होंगे आप कि किसका सम हो रहा है, प्रेशर हेड का और डेटम हेड का पिजोमेट्रिक हेड कहलाता है। अब देखिए बर्नौली इक्वेशन जो होता है ना उसका अलग अलग फॉर्म है और उस फॉर्म का आपसे यूनिट पूछा जाएगा, तो आप याद कीजिए कैसे यूनिट पूछा जाएगा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन, जो बर्नौली इक्वेशन है आपका जो पढ़े अभी कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है उसका अलग अलग फॉर्म है, तो उसका यूनिट क्या होता है वो पूछा जाएगा। जैसे देखिए पहला फॉर्म है एनर्जी पर यूनिट वेट। अगर पूछ दे आपसे एनर्जी पर यूनिट वेट का यूनिट क्या होता है तो मीटर होता है। ओके, तो हम मीटर याद कैसे करेंगे, तो एनर्जी पर यूनिट वेट बोला है तो डब्लू के अगर पलट देते हैं तो मीटर बन जाएगा। तो एनर्जी पर यूनिट वेट को सोचिए यूनिट, तो डब्लू को पलटिए एम बनेगा तो मीटर हो जाएगा। एनर्जी पर यूनिट वेट का एसआई यूनिट या तो डायमेंशन क्या होता है यूनिट, तो मीटर होता है। एनर्जी पर यूनिट वेट का, वेट को पलट के मीटर बना दीजिए तो मीटर हो जाता है। वही आगे पॉइंट आ रहा है, क्या है आगे देखिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलेगा तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा पास्कल, वॉल्यूम है तो पास्कल हो जाएगा। तो याद कीजिए कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है बर्नौली इक्वेशन में, उसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का बर्नौली इक्वेशन में यूनिट क्या होता है तो पास्कल। ओके, आगे पॉइंट है एनर्जी पर यूनिट मास का, तो एनर्जी पर यूनिट मास, एम से मास, यहाँ एम से मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट यूनिट। अगर बर्नौली इक्वेशन में आपसे पूछ दे कि एनर्जी पर यूनिट मास का बर्नौली इक्वेशन में, इधर उधर नहीं पूछ रहे हैं हम, बर्नौली इक्वेशन में पूछ रहे हैं कि एनर्जी पर यूनिट मास का यूनिट क्या होता है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या तो जूल पर केजी। ओके, आप समझ चुके होंगे। सो ध्यान दीजिए, तीन बात यहाँ देखे हैं क्या बर्नौली इक्वेशन में। पहला हम देखे हैं एनर्जी पर यूनिट मास उसका मीटर हो जाता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसका पास्कल हो जाता है, एनर्जी पर यूनिट मास, तो मास है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एम से मास एम से मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका, नहीं तो जूल पर केजी। एनर्जी पर यूनिट मास का मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं तो जूल पर केजी इसका हो जाता है यूनिट। ओके, आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। सो कंटिन्यू करते जाते हैं आगे हम। यहाँ पे एक बोले तो न्यूमेरिकल है जो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा पॉइंट, क्योंकि ये बहुत मस्ट न्यूमेरिकल है और याद हो जाएगा, कोई खड़ी बात नहीं है। इफ द डायमीटर ऑफ पाइप इज रेड्यूस, मतलब जो पाइप हम गांव देहात में देखते हैं चाहे शहर में कहीं भी जब पाइप होता है उसको डायमीटर को रिड्यूस कर देना है और उसको आधा कर देना है, देन वेलोसिटी ऑफ द वाटर विल भी, कह रहा है कि कोई भी पाइप है जैसे ऐसा सर्कुलर पाइप होता है ना, इसका डायमीटर को आधा कर दिया तो उसका वेलोसिटी क्या होगा तो इंक्रीज 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके ना, तो आप समझ चुके होंगे कि क्या कह रहा है। डायरेक्ट आप याद कीजिए, गांव में देखो कोई पाइप है उसको और पतला कर देते हैं तो बहुत तेज़ से पानी नहीं फेंकने लगता है, जैसे खेत पटाते हैं और उसको जो खेत पटाने के बाद जो डिलीवरी पाइप होता है उसको मुंह को बंद कर देते हैं, बंद करने से क्या होता है उसका डाया कम जाता है, डाया कम हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है बहुत वेलोसिटी फास्ट हो जाता है, बहुत दूर तक पानी जाने लगता है। ये तो गाँव में हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं, तो वही कह रहा है कि अगर हाफ कीजिएगा तो इंक्रीज कितना होगा 4 टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अब आगे आइए, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन बोले थे वहाँ पे हम थी में क्या बोलते हैं सिलेबस में, तो वही एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन को हम स्टडी करेंगे। क्या क्या एप्लीकेशन है अपना बर्नौली का, देखिए पहला है वेंचुरी मीटर, फिर है ऑर्फिस मीटर, फिर है पिटॉट ट्यूब। और कैपेसिटी तो इतना है कि तीनों का मैं ही डिस्कस करते हैं, लेकिन छोड़िए क्या दिखाना है, हम यहाँ से आगे स्टडी करते चलते हैं। ये एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन का, कौन सा, वेंचुरी मीटर, ऑर्फिस मीटर, पिटॉट ट्यूब। ओके, सो देखिएगा यहाँ पे, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज ऑफ फ्लूड फ्लोइंग थ्रो पाइप। कहने का मतलब है ना कि अगर कोई भी पाइप के थ्रू आपका फ्लूड फ्लो कर रहा है तो उसका रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज का मेजर करने का काम वेंचुरी मीटर का होता है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि वेंचुरी मीटर का काम क्या है। अगर कोई भी पाइप से आपका फ्लूड फ्लो कर रहा है तो उसका क्या वेलोसिटी है, सॉरी क्या रेट ऑफ फ्लो है ओ, और उसका डिस्चार्ज वेंचुरी मीटर मापता है। तो आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू वेंचुरी मीटर। अब वेंचुरी मीटर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉस ऑफ वेंचुरी मीटर वेरी लेस,
कहने का मतलब कि वेंचुरी मीटर जो होता है ना उसमें लॉस बहुत कम होता है, ओके ना, कंपेयर टू ऑर्फिस मीटर। जैसे आप पढ़े ना यहाँ पे कि वेंचुरी मीटर भी पढ़ना है, ऑर्फिस भी पढ़ना है, पिटआउट भी पढ़ना है, तो इसको वेंचुरी को ऑर्फिस से कंपेयर किया जा रहा है। तो वही कह रहा है कि वेंचुरी में जो होता है ना लॉस बहुत ही कम होता है कंपेयर टू ऑर्फिस। आई मीन अब डायरेक्ट यही समझ लीजिए कि वेंचुरी मीटर है जो बेस्ट है ऑर्फिस से, उसमें खर्चा उर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, उसमें लॉस भी कम है। देखिए आगे यही पढ़ना होगा। वेंचुरी मीटर इज कंपेयर टू ऑर्फिस मीटर कॉस्टली कंपेयर टू ऑर्फिस मीटर। हाँ बोले ना कि वेंचुरी मीटर महंगा है तभी तो लॉस इसमें कम हो रहा है, ओके। तो इसमें खास बात आपको यही करना था वेंचुरी मीटर में, रिपीट करके बता रहे हैं कि आपका इसका काम क्या है वेंचुरी मीटर का, था रेट ऑफ फ्लो को मापना और डिस्चार्ज को मापना। अब आगे देखिए इसका एंगल वगैरह की बात करेंगे। तो एंगल ऑफ कन्वर्जिंग कौन क्या होता है, तो वेंचुरी मीटर जो आपके पास है ना वेंचुरी मीटर, उसका एंगल ऑफ कन्वर्जिंग बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग 21 से लेकर 28 डिग्री तक हो जाता है। कन्वर्जिंग है इसलिए ज़्यादा है, कन्वर्जिंग तो कम हो ही जाता है, कन्वर्जिंग मैंने कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्ज कर रहा है तो एंगल ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ कन्वर्जिंग कोण कितना होता है 21 से 28 डिग्री, ओके। आप समझ चुके होंगे, आंख बंद करके ध्यान लगाइए कि वेंचुरी मीटर का एंगल ऑफ कन्वर्जिंग कोण कितना होता है 21 से 28 डिग्री हो जाता है। अब आया एंगल ऑफ डाइवर्जिंग कोण 5 से 7 डिग्री होता है। डाइवर्जिंग छोटा होगा तो डाइवर्जिंग को कैसे याद करेंगे कि 5 से 7 है, तो डाइवर्जिंग डी जैसा ही 5 होता है। देखिए तो वेंचुरी मीटर में अगर डाइवर्जिंग बोले तो आपको याद नहीं है तो ध्यान लगाइए कि डी लिखा हुआ है ना, तो 5 जैसा ही डी है, तो 5 से 7 डिग्री हो जाएगा डाइवर्जिंग कोण, और कन्वर्जिंग तो है ही 21 से 28 डिग्री, ओके। अब आगे देखिए आया एक और बात, लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग कोण इज मोर देन लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग कोण। एंगल तो ज़्यादा है कन्वर्जिंग का और डाइवर्जिंग का एंगल कम है, लेकिन लेंथ की बात कर देगा तो आप ऐसे भी फिगर में आगे हमको आपको दिखा देंगे कि जो लेंथ होता है ना डाइवर्जिंग कोण का वो आपका ज़्यादा होता है कन्वर्जिंग से। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका लेंथ ज़्यादा होता है, डाइवर्जिंग का कन्वर्जिंग का, तो कन्वर्जिंग का आपका कन्वर्जिंग का आपका कम होता है लेंथ, लेकिन डाइवर्जिंग का ज़्यादा हो जाता है लेंथ, ओके। तो कितना होता है 3 से 4 टाइम्स हो जाता है, ओके। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसका मतलब लेंथ ज़्यादा होता है, तो डाइवर्जिंग का ज़्यादा होता है, ओके ना, डाइवर्जिंग का ज़्यादा होता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा कि डाइवर्जिंग का ज़्यादा होता है कि कन्वर्जिंग का ज़्यादा होता है, तो इसको याद करने का सीधा तरीका एक बता रहे हैं आपको। जैसे आप एक बात को रिलेट कीजिए कि अगर आपसे हम पूछें कि ABCD में पहले C आता है कि पहले D आता है, तो पहले C आता है तो C छोटा हो गया और D बाद में आता है तो D बड़ा हो गया। तो लेंथ किसका बड़ा है, जैसे ABCD लिखते हैं तो लेंथ के लॉन्ग लिखते जाते हैं, तो लेंथ किसका बड़ा है, लेंथ आपका D का बड़ा होगा कि D बड़ा है, तो लेंथ डाइवर्जिंग कोण का बड़ा होता है, कन्वर्जिंग कोण का कम हो जाता है, ओके। अब डाया ऑफ थ्रोड क्या होता है, अब बोला कि डाया ऑफ थ्रोड, जैसे आपको देखिए यहाँ वेंचुरी मीटर है ना, तो देखिए ए है से डाइवर्जिंग पाइप है, ए है से कन्वर्जिंग पाइप है, देख लीजिए लेंथ डाइवर्जिंग का बड़ा है, कन्वर्जिंग कम है, और बीच वाला उसे थ्रोड बोलते हैं, ओके। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि डाया ऑफ थ्रोड कितना होता है, तो डाया ऑफ थ्रोड D1/3 2 D1/2 हो जाता है आपको डाया ऑफ थ्रोड। तो समझ चुके होंगे कि डाया ऑफ थ्रोड कितना होता है आपका वेंचुरी मीटर में, तो D1/3 2 D1/2 हो जाता है। कितना होता है D1/3 2 D1/2 हो जाता है डाया ऑफ थ्रोड का। समझ चुके होंगे कि डाया ऑफ थ्रोड कितना होता है, तो D1/3 2 D1/2 हो जाता है डाया ऑफ थ्रोड। याद हुआ, D1/3 टू D1/2 हो जाता है डाया ऑफ थ्रोड, ओके। अब आता है एक खास बात जो क्वेश्चन पूछा गया है और ये विनय धागड़े सर का क्वेश्चन कराया हुआ भी है। देखिए, इन एनी पोजीशन ऑफ वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सॉरी इफ एनी पोजीशन ऑफ वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइंड गिव सेम रीडिंग। तो कहने का मतलब है वेंचुरी मीटर जो आपका है ना, अगर उसका आप पोजीशन चेंज करते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी तरह से कर देते हैं तो उसका सेम रीडिंग होगा। तो इससे क्वेश्चन कैसा पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उसका एंगल इतना है वेंचुरी मीटर का, उसको चेंज करके हम इतना कर दिए तो उसका रीडिंग क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू दे ले रहेगा, पहले से रीडिंग दे ले रहेगा और एंगल का चेंज करेगा और पूछेगा कि इसका एंगल कितना हो जाएगा, तो आपको वही वाला एंगल को आंसर मार देना है, ठीक है ना, क्योंकि इसका किसी भी शेप में जाने से इसका एंगल चेंज नहीं होता है, पोजीशन चेंज होने से एंगल चेंज नहीं होता है, सेम रीडिंग रह जाता है। तो याद रखिएगा कि वेंचुरी मीटर में कोई भी चेंज करने से उसका रीडिंग चेंज नहीं होता है, सेम हो जाता है, ओके। द वेंचुरी मीटर इज स्पेसिफाइड बाई पाइप डायमीटर एंड थ्रोड डायमीटर, ओके। तब बोले तो वेंचुरी मीटर को स्पेसिफाइड कैसे करते हैं, तो पाइप डायमीटर से और थ्रोड डायमीटर से,
वेंचुरीमीटर में है ही क्या, पाइप है। देखिए एन पाइप है, अब इसमें थ्रोड है, तो वेंचुरीमीटर कैसे स्पेसिफाइड कीजिएगा, तो पाइप डायमीटर से और थ्रोड डायमीटर से। ये हुआ आपका फिगर। इसमें देख लीजिए छोटी मोटी पॉइंट लिखी हुई है, उसको बताते हैं। डाइवर्जिंग कोन में एरिया इंक्रीज कर जाता है, कहने का मतलब है जो डाइवर्जिंग कोन है ना उसमें एरिया इंक्रीज कर जाता है। और वेंचुरीमीटर एंड ऑरिफिस मीटर में पाइप सर्कुलर होता है। हाँ, कि वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर में पाइप जो होता है सर्कुलर होता है, और डाइवर्जिंग कोन जो होता है ना, डाइवर्जिंग जो कोन होता है उसमें एरिया बढ़ जाता है। ये था आपका वेंचुरीमीटर का फिगर। आगे देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब वेंचुरीमीटर पढ़े हैं तो उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जानिएगा ना कि कितना कोफिशिएंट है। तो देखिए यहाँ पे वेंचुरीमीटर जो होता है ना उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है 0.96 टू 0.98। ओके, ध्यान आ गया होगा कि 0.96 टू 0.98 हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेंचुरीमीटर का। तो समझ चुके होंगे आप, बहुत अच्छा खासा इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। आंख बंद करके ध्यान लगाइए, वेंचुरीमीटर का 0.96 से लेकर 0.98 तक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है, नोट पॉइंट है, कुछ तो है नहीं लेकिन नोट पॉइंट है। तो देखिए नोट पॉइंट क्या है, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं आपको क्या नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट ये है ना कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिपेंड अपॉन द रेनॉल्ड्स नंबर एंड रफनेस ऑफ पाइप। अब कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, अब पढ़े ना अभी वेंचुरीमीटर का, ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है 0.96 टू 0.98। तो किस पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो रेनॉल्ड्स नंबर पे। पहला नंबर रेनॉल्ड्स नंबर सभी में आ जाता है, क्या उसको विस्कस हो जाता है ना, इनर्शिया प्लस बटा विस्कस, विस्कस पानी में होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पहले तो रेनॉल्ड्स नंबर पर डिपेंड करता है एंड रफनेस पर डिपेंड करता है। हाँ, रफनेस तो एक्यूरेट बात है, अगर स्मूथ पाइप रहेगा तो स्मूथली पानी फ्लो करते रहेगा, लेकिन रफ रहेगा तो पानी को बहाव को रोकेगा। तो किस पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करता है और रफनेस पे डिपेंड करता है पाइप के। ओके, दोनों याद हो चुके होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किस पे डिपेंड करता है। सो अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन है, पहला वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर, फिर रेक्टेंगुलर नोच हो जाता है और ट्रेंगुलर नोच होता है। पहले कौन है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल जो होता है ना वो रेक्टेंगुलर नोच हो जाता है, फिर ट्रेंगल जो होता है त्रिभुज ट्रेंगुलर नोच हो जाता है। ये तीनों का डिस्चार्ज बताया गया है, किसका किसका कितना डिस्चार्ज होता है। तो इसका जो होता है ना डिस्चार्ज आपका वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल h के पावर 1/2 हो जाता है। डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि वेंचुरीमीटर जो होता है ना और ऑरिफिस मीटर होता है उसका डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है h के पावर 1/2 का। वेंचुरीमीटर में ये बात और ऑरिफिस मीटर में याद रखिएगा कि आपका डिस्चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है h के पावर 1/2 का। अगर रेक्टेंगुलर नोच बोल दिया तो, रेक्टेंगुलर बोल दिया तो उसका क्या होता है, रेक्टेंगुलर बोला है याद कीजिएगा, रेक्टेंगुलर जैसा ही तो एच होता है, तो उसका क्या होता है डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच के पावर 3/2 हो जाता है रेक्टेंगल का। और ट्रेंगल सबका बाप आ गया, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच के पावर 5/2 हो जाता है। ओके, अब मैंने क्यों बोला कि सबका बाप आ गया, क्योंकि ट्रेंगल का सबसे बड़ा वैल्यू लिया है 5/2 ले लिया है। ओके, तो तीनों को आप स्पीडली रिपीट कर करके याद कीजिए। जैसे वेंचुरीमीटर को बोलेगा तो ये तो आसान है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल h के पावर 1/2 हो जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर नोच बोल दिया, रेक्टेंगुलर, ट्रेंगल नहीं रेक्टेंगुलर, तो क्या होगा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h के पावर 3/2। अगर ट्रेंगुलर नोच बोल दिया तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h के पावर 5/2। ओके, तब आगे बढ़ते हैं, तीनों पॉइंट यहाँ पे देख लिए होंगे। अब आया अगला पॉइंट, ऑरिफिस मीटर। तो ऑरिफिस मीटर में कोई खास बात नहीं है, जस्ट लाइक है वेंचुरीमीटर का, थोड़ा सा इसका क्वालिटी लो है। इट इज डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। वही काम इसका भी है, पहले ही बता चुके हैं कि वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर का काम सेम ही होता है। तो ऑरिफिस मीटर जो होता है ना रेट फ्लो ऑफ डिस्चार्ज को मापता है। ऑरिफिस मीटर ये एक डिवाइस है जो रेट फ्लो ऑफ डिस्चार्ज को मापता है। ऑरिफिस मीटर समझ चुके होंगे आप कि ऑरिफिस मीटर क्या करता है, तो रेट फ्लो ऑफ डिस्चार्ज को मापता है ऑरिफिस मीटर। जैसे वेंचुरी मापता है उसे ऑरिफिस भी मापता है। ओके, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहाँ पे लास्टली स्टार मारा हुआ है, बाकी तो बस मजाक है। ओके ना, जैसे इट इज वर्क सेम प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर, इट इज चीपर देन वेंचुरीमीटर। अब ये जो काम करता है ऑरिफिस मीटर सेम करता है वेंचुरीमीटर पे। ओके ना, और उससे सस्ता होता है, लॉस इसमें ज़्यादा होता है। ओके, अब अगला पॉइंट जो कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा फ्रॉम द ऑरिफिस इक्वल टू d0/2। कहने का मतलब है कि वेना कॉन्ट्रैक्टा से लेकर ऑरिफिस तक जो डिस्टेंस होता है d0/2 हो जाता है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे क्या होता है डिस्टेंस वेना कॉन्ट्रैक्टा बोथ ऑरिफिस इनटू d0/2 हो जाता है।
डी नोट बटा क्या होता है 2 हो जाता है आपका डिस्टेंस। ओके ना, ये होता है ऑर्फिस में डी नोट बटा 2। आगे बढ़ते हैं, क्या है अब ऑर्फिस मीटर का भी आया कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है, आइए देखते हैं। 0.64 से 0.68, क्या है कि थोड़ा बेचारा लो है ना, तो 0.64 से 0.68 तक हो गया, याद कर लीजिएगा। ऑर्फिस का है ना, तो 0.64 से 0.68 तक हो जाता है। ओके, अब आया कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक ही नया पॉइंट एंट्री कर जाता है इन लोगों के बीच। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ ऑर्फिस। द एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर का और ऑर्फिस का जो रेशियो होता है ना, उसे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर टू द एरिया ऑफ ऑर्फिस, द AC बटा AO। ए बात आप याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में AC बटा A होता है, कॉन्ट्रैक्शन बोला है तो AC बटा A रखिए। जो CC होता है ना कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उसलिए ऊपर में जाएगा AC, तो AC बटा A नोट। ओके ना, A होता है, और C हो जाता है उसको बोलिए को CC, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उसका क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पढ़े ना ऑर्फिस का वेंचुरीमीटर का, उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है, तो 0.68 से 0.74 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन याद रखिएगा कि 0.68 से 0.74 तक हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। 0.68 टू 0.74 कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। डन, याद हुआ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 0.68 टू 0.74 कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन याद हो चुका होगा। 0.68 से 0.74 हो जाता है, लगातार वहाँ से चले आ रहा है। ओके, अब आया अपना बवाल ई पिटॉव ट्यूब। तो पिटॉव ट्यूब में क्या हम जानना है, इट इज डिवाइस, यह एक डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी। हाँ, पिटॉव ट्यूब में एक बात याद रखना है आपको कि वेलोसिटी को मापता है, छोटी सी बात है ना, देखिए ना, यह एक डिवाइस है जो वेलोसिटी को मापता है। ओके, तो पिटॉट ट्यूब क्या मापता है, वो सब डिस्चार्ज को माप रहा था, पिटॉट ट्यूब है, तो क्या पिटॉट ट्यूब देखे ना ट्यूब, वही पिटॉट ट्यूब क्या मापता है, डिस्चार्ज को नहीं या वेलोसिटी को मापता है। ओके, आगे आता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन और वेलोसिटी ऑफ सबमरीन। ओके, यहाँ तो बहुत अच्छी बात कर दिया, कहाँ यूज करते हैं पिटॉट ट्यूब का, तो आपका वेलोसिटी जो माप रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन का और वेलोसिटी ऑफ सबमरीन का ये मापता है, बहुत बड़ा काम करता है पिटॉट ट्यूब। एरोप्लेन का जो होता है, एरोप्लेन आसमान में, और सबमरीन जो है समुद्र में चलता है, दोनों बहुत हाई लेवल का चीज़ है, तो पिटॉट ट्यूब से ही मापते हैं इसको वेलोसिटी, किसका, सबमरीन का भी और एरोप्लेन का भी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं पिटॉट ट्यूब में। पिटॉट ट्यूब में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है पिटॉट ट्यूब का, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी मापता है तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी पूछा जाएगा आपसे पिटॉट ट्यूब में, तो कितना होता है 0.97 से 0.99। 0.97 से पिटॉट ट्यूब है, थोड़ा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा इसी का वैल्यू आ रहा है कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का इसी का है 0.97 टू 0.99। जैसे इसको याद करने के लिए बता दे रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है ना, तो V+7 जैसा आ जा रहा है, तो 0.97 टू 0.99 हो जाएगा। ओके, तो तीन को भी पढ़े हम, पहला पढ़े वेंचुरीमीटर, फिर पढ़े ऑर्फिस मीटर, फिर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फिर पिटॉट ट्यूब, चार्ट हो, तो चारों का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज या कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, तो पहला का कितना था, याद करने का कोशिश कर रहे हैं, पहला का कितना था कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कितना कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना था वेंचुरीमीटर का, तो 0.96 से लेकर 0.98 तक था वेंचुरीमीटर का। ऑर्फिस का कितना था, तो 0.64 एक बार याद करके बता रहे हैं, याद नहीं आ रहा है ऑर्फिस का, हाँ ऑर्फिस का था 0.64 से लेकर 0.68 तक था ऑर्फिस का। ओके, अब पूछा जाए आपसे कि ऑर्फिस तो हो गया, अब पूछा जाए आपसे इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना हो जाता है, तो 0.6, जैसे 64 से 68 था ना, तो 0.68 से आगे बढ़ जाइए 0.74 तक हो जाता है। अब आया पिटॉट ट्यूब, तो ये तो सबसे खतरनाक है, सबसे ज़्यादा है इसका वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.97 से लेकर 0.99 तक। ओके, अब आगे आइए रिलेशन ऑफ CD माने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, अब तीनों में रिलेशन पूछ दिया, तक डिस्चार्ज बराबर रिलेशन होगा, डिस्चार्ज बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के लिए रिलेशन बना है
कि CC कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो वैल्यू किसका ज़्यादा होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से। ओके ना, तो आप समझ चुके होंगे कि कोफिशिएंट ऑफ जो डिस्चार्ज आपका है ना, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वो छोटा होता है और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बड़ा होता है। इन तीनों में रिलेशन में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये फार्मूला होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के लिए पहले कोफिशिएंट ऑफ CC आ जाता है, तब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आता है। बड़ा कौन होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते जाते हैं इसी तरह से। अब ये आया खास बात जो पूछने का बहुत चांस बनते हैं, जैसे डिवाइस है और मेजरमेंट है, क्या मेजर करना है वो है। तो देखिए क्या क्या मेजर करना है। पहले आया वेंचुरीमीटर, आप जानते हैं इसको चचा को कि ये मापेगा तो डिस्चार्ज मापेगा या रेट फ्लो मापेगा। अब आया ऑर्फिस मीटर, ये भी डिस्चार्ज मापेगा। और फ्लो नोजल, ये भी डिस्चार्ज ही मापेगा। कैसे? देखिए, अब डीजल देखें गाँव में ना, उसमें नोजल लगा रहता है, तो पानी को डिस्चार्ज करता है ना, तो उससे रिलेट करके सोच लीजिए कि फ्लो नोजल आपका डिस्चार्ज मापता है। अब रोटेटोमीटर, अब डीजल आया तो उसमें जो चक्री घूमते रहता है गोल गोल, वो भी रोटेट करता है, तो भी डिस्चार्ज माप लीजिए होना डीजल को। अब आया माउथ पीसेस, तब माउथ पीसेस को याद रखिए कि डिस्चार्ज मापता ही मापता है। अपना माउथ पीसेस जो है ना डिस्चार्ज ही तो मापता है, तो माउथ पीसेस डिस्चार्ज मापता है। अब आया पिट ऑफ ट्यूब, तो जानते हैं पिट ऑफ ट्यूब के बारे में आप अच्छे से, क्या मापता है? तो रेट फ्लो ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन मापता है और वेलोसिटी ऑफ सबमरीन को मापता है। ओके, आप जानते हैं इसका। और वेलोसिटी को भी मापता है, वेलोसिटी ऑफ पाइप को माप देता है। ओके, ये जानते हैं पिट ऑफ ट्यूब में वेलोसिटी को ही मापता है। अब आया हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर जो था ना उसके बारे में जानिए कि हाइड्रोमीटर क्या मापता है। हाइड्रोमीटर जानते हैं कि आपकी जो डेंसिटी होता है ना, पढ़े थे पीछे डेंसिटी, द डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, द डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड को हाइड्रोमीटर मापता है। डेंसिटी में घनत्व है और स्पेसिफिक ग्रेविटी तो बेचारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये है, तो डेंसिटी में घनत्व जो होता है, घन होता है तो हाई होता है वो घन, तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी साथ में माप देते हैं। तो आप याद कर लीजिए कि हाइड्रोमीटर से आप डेंसिटी को मापते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापते हैं। ओके, अब आया हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मापते हैं। तो ह्यूमिडिटी आया तो हाइग्रो हो जाता है, ह्यूमिडिटी से रिलेट कर दीजिए हाइग्रो को। तो ये जो होता है आपका हाइग्रोमीटर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मापता है। ओके, अब आया करंट मीटर, तो वेलोसिटी ऑफ ओपन चैनल फ्लो को मापता है। ये आप याद रखिए, करंट मीटर, करंट मीटर जो होता है क्या मापता है? तो वेलोसिटी ऑफ ओपन चैनल फ्लो को मापता है। जो ओपन चैनल फ्लो होता है OCF होता है, उसका फ्लो कौन मापता है? करंट मीटर। ओके, आगे पढ़िए। हॉट वायर एनेमोमीटर, एयर और गैस को वेलोसिटी मापता है। जैसे हॉट वायर एनेमोमीटर होता है, एयर और गैस का वेलोसिटी मापता है। तो इसको कैसे याद करिएगा? जैसे एयर और गैस का वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी है तो मतलब वो वेलोसिटी के साथ बढ़ते रहता है एयर या गैस, तो उसका हाई और कम होते रहता है ना, तो इसलिए उसको हॉट वायर या एनेमोमीटर से हम मापते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि एयर का या गैस का वेलोसिटी किससे मापते हैं? तो हॉट वायर एनेमोमीटर से मापते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं, कुछ इसका पॉइंट होगा तो देख लेंगे। अब देखिए इसमें विस्कस मीटर जो होता है ना, वो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड को माप देता है। विस्कस मीटर जो होता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड को माप देता है। ओके, तो आगे मिलते हैं क्या है। आगे आपका जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। ओके, सो ध्यान दीजिएगा आप क्या क्या यहाँ पे देखना है। एनेमोमीटर, ये जानते हैं करंट को मापता है। अब आया वोल्ट मीटर, वोल्टेज को माप देता है। टेंसोमीटर सरफेस टेंशन को माप देता है। आगे आ गया बैरोमीटर, तो ये तो अच्छे से जानते हैं कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। बैरोमीटर तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपना कि लोकल एटमॉस्फेरिक को मापता है ये बैरोमीटर। अब आया वेयर, तो वेयर डिस्चार्ज थ्रो OCF को मापता है वेयर। अगर बाय द वे OCF जो होता है ओपन चैनल फ्लो, उसका जो डिस्चार्ज मापता है तो कौन मापता है? वेयर मापता है। ओके, और नोच और ऑर्फिस वो भी आपका डिस्चार्ज थ्रो OCF माप देता है। ओके, क्या हुआ रे? नहीं तो क्या कर रहे हो? खुला है कि अच्छा ओपन कर दिए, जाओ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपको बोले ना कि वेयर जो होता है ना डिस्चार्ज थ्रो ओपन चैनल फ्लो को मापता है, और नोच और वेयर जो है डिस्चार्ज थ्रो ओपन चैनल फ्लो को ये भी मापता है। ओके, तो आपको याद रखना होगा कि डिस्चार्ज थ्रो ओपन चैनल फ्लो तो वेयर और नोच या ऑर्फिस माप देता है। अब आया पैरोमीटर, तो टेम्परेचर ऑफ सन को मापता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा आप
कि पैरोमीटर जो है टेम्परेचर ऑफ सन को मापता है, तो इसको कैसे याद रखिएगा पैरोमीटर का? तो डायरेक्ट इसका एक ही कंडीशन है याद करने का कि अगर बाय द वे आप एक कहानी सुने होंगे, आप तो एपिसोड देखे होंगे ना कि जो मतलब हनुमान जी का छोटा जो रोल करते थे तो सूर्य भगवान को पैर से मार देते थे, तो उसमें हम पैरोमीटर लगाएं। तो पैरोमीटर जो होता है ना, उससे रिलेट कीजिए कि पैरोमीटर आपको टेम्परेचर ऑफ सन को मापता है, सोनार वेलोसिटी ऑफ साउंड को मापता है, तो जानते ही आप। अब आया ऑरसेट वेलोसिटी ऑफ फ्लो गैसेस को मापता है। ओके, अब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं कुछ है तो देखिए, अगर है तो स्टडी करेंगे। एफ डी बराबर डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल भी है, तो एफ डी हमको पता नहीं है क्या होता है, तो हम कैसे बताएं इसके बारे में? आपको भगवान दे इसको समझने की कैपेसिटी। बाकी हम आगे देखते हैं, कुछ खास है तो नहीं है खास। ये आपका ख़त्म हो चुका, आपका देख लीजिए यहाँ से द एंड हो गया। तो आपका फ्लो डायनेमिक्स खत्म हो गया, यहाँ से आया वॉर्टेक्स फ्लो। तो वॉर्टेक्स फ्लो जो है ना, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके ना, तो देख लेते हैं इसमें वॉर्टेक्स फ्लो में कुछ ज़्यादा तो नहीं ना है, ज़्यादा तो नहीं लगता है। स्टडी कर लेते हैं, जस्ट अभी फ्यू सेकंड दीजिए, हमें नाप लेते हैं कितना है इसमें, कोई ज़्यादा नहीं है। आइए हम वॉर्टेक्स फ्लो को ख़त्म करते हैं। अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है, सो कंटिन्यू आप इसमें बने रहिए। अभी अभी हम वॉर्टेक्स फ्लो को भी ख़त्म करेंगे। ये हुआ यूनिट नंबर 5। ओके, इसका पहले है इंट्रोडक्शन। ओके, फिर है इसका फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, फिर हुआ फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो, और फिर जनरल इक्वेशन फॉर वॉर्टेक्स फ्लो, हाँ वो है। फिर एनालिसिस ऑफ कंटेनर्स, ये है। इतना सारा टॉपिक्स आपको वॉर्टेक्स फ्लो में पढ़ना है। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। पहला है वॉर्टेक्स फ्लो। तो वॉर्टेक्स फ्लो कहते किसको है, याद कीजिए। जैसे कोई भी मतलब ये जैसे पेंसिल को हम खड़ा कर दिए, अब इसके चारों तरफ से कोई भी फ्लूइड अगर रोटेट कर रहा है ना, तो जो फ्लूइड रोटेट करता है उसी को हम वॉर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। ओके, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द फ्लूइड एलिमेंट रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस। अगर देखें, हम बोले ना कि जैसे फ्लूइड एलिमेंट जो था ना, इस सेंटर के अबाउट रोटेट करते रहेगा ना, तो उसे हम वॉर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। ओके ना, तो आप समझ चुके होंगे कि क्या है वॉर्टेक्स फ्लो। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द फ्लूइड एलिमेंट रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस। तो मैंने कहने का मतलब कोई भी फ्लूइड अगर कोई भी सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहता है ना, तो उसे वॉर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल है वॉश बेसिन, सिंक फ्लो, वॉशिंग मशीन, मिक्सिंग, फिर जूसर, ये सारे के सारे जो है ना वॉर्टेक्स फ्लो हैं, क्योंकि वो सेंटर के अबाउट रोटेट करते रहते हैं। यह दो टाइप का होता है, एक होता है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, और होता है फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। तो हम यहीं पे एग्जांपल दोनों के बता के एक्सप्लेन करते रहे कि फ्री वॉर्टेक्स क्या होता है और फोर्स वॉर्टेक्स क्या होता है। फ्री वॉर्टेक्स जिसमें कोई भी फोर्स या टॉर्क का जरूरत नहीं पड़ रहा है और ऑटोमेटिक उसके सेंटर के अबाउट फ्लूइड जो है घूर रहे हैं। जैसे देखिए वॉश बेसिन होता है ना, तो वॉश बेसिन में हम पानी जब चालू करते हैं, नल का हाथ धोते हैं, तो उसमें पानी जो होता है रोटेट करके उसके सेंटर के हॉल में चला जाता है। तो उसमें कोई फोर्स लगाते हैं नहीं ना, तो अबाउट रोटेट करके जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्री वॉर्टेक्स। और फोर्स वॉर्टेक्स जैसे हुआ वॉश बेसिन हो गया, जूसर हो गया, मिक्सिंग मशीन हो गया, इस पर क्या होता है, हम मोटर के हेल्प से आपको टॉर्क लगाते हैं तो आपका वो घूमता है और मेरा कार्य पूर्ण होता है, तो वो हो गया फोर्स वॉर्टेक्स। ओके, तो दोनों के बारे में हम बता चुके हैं हम एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए इसका स्टडी करते हैं। पहले हुआ फ्री वॉर्टेक्स। तो फ्री वॉर्टेक्स क्या है, इन दिस टाइप ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। कहने का मतलब है कि इसमें कोई टॉर्क की जरूरी नहीं पड़ता है फ्री वॉर्टेक्स में। जैसे वॉश बेसिन हुआ ना, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क का जरूरी पड़ रहा है नहीं, तो फ्री वॉर्टेक्स में याद कीजिएगा कि एक्सटर्नल टॉर्क का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे वॉश बेसिन बोले ना हम, फिर सिंक फ्लो बोले, वॉश बेसिन और सिंक फ्लो बोले ना, भौरी जिसको बोलते हैं। ओके, आगे है टॉर्क। तो टॉर्क किसको बोलते हैं, तो ये याद कर लीजिए, कभी कभी टॉर्क का डेफिनेशन भी पूछ देता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम टॉर्क बोलते हैं। तो ये याद हुआ होगा आपको बात कि रेट चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, याद कीजिए क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। रेट चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम टॉर्क बोलते हैं। ओके, अब आगे देखिए क्या होने वाला है। देखिए दो ऊपर पॉइंट लिखा है, ऐसे वो आगे जगह डिस्कस हो चुकेंगे, उसको इग्नोर करते हैं और डायरेक्टली हम देखते हैं कि फ्री वॉर्टेक्स हम पढ़ रहे हैं ना। तो फ्री वॉर्टेक्स जो होता है ना, उसका वेलोसिटी जो होता है उसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। फ्री है तो क्या उसको मतलब है, डायरेक्ट ऐसी सोचिए कि फ्री वॉर्टेक्स है ना, तो उसका क्या मतलब है रेडियस वगैरह से, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट बात है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का फ्री वॉर्टेक्स।
जैसे अगर रेडियस जो होता है ना, रेडियस घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ एक्सिस है, यहाँ मूव कर रहा है, सो है, अभी रेडियस है। ओके, तो आप देख लीजिएगा कि फ्री वॉर्टेक्स जो है ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का होता है, फ्री है तो होगा ही। आगे देखिए फोर्स वॉर्टेक्स आ गया, तो फोर्स वॉर्टेक्स में क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा, इन दिस टाइप ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। हाँ, फोर्स वॉर्टेक्स में बता दिया पहले कि एक्सटर्नल टॉर्क का जरूरी पड़ेगा, जैसे वाश बेसिन हो गया, मिक्सिंग हो गया, जूसर हो गया, इस सब में अलग से टॉर्क का जरूरी पड़ता है। ओके ना, तो वही हो जाता है फोर्स वॉर्टेक्स। इसमें देखिए कि इसका जो वेलोसिटी जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है रेडियस का हो जाता है। ओके ना, वेलोसिटी किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का हो जाता है। कैसा है, देखिए जैसे अगर बाई द वे रेडियस बढ़ाइएगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, वही होता है फोर्स वॉर्टेक्स है, फोर्स से मतलब है ना तो रेडियस से भी मतलब होगा इसको, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाता है। ओके, अब देखिए एक लास्ट पॉइंट है, इन फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो द टेंजेंटियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कहने का मतलब है फोर्स वॉर्टेक्स होता है ना उसमें टेंजेंटियल वेलोसिटी जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाता है। ओके, आपको याद हो चुका होगा फोर्स वॉर्टेक्स और फ्री वॉर्टेक्स। अब आया जनरल इक्वेशन ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो, जैसे हम देखे थे, क्या बोलते हैं थी में देखे ना अभी उसका सिलेबस में वॉर्टेक्स फ्लो का, कि जनरल इक्वेशन ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो पढ़ना है। तो देखिए क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो। देखिए पहला है जनरल इक्वेशन प्रेशर ग्रेडियंट का, प्रेशर ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं इक्वेशन में होता है और प्रेशर ग्रेडियंट होता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट पूछेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट का। तो प्रेशर ग्रेडियंट बोला है ना, तो प्रेशर ग्रेडियंट बोला है तो डेल्टा पी बटा डेल्टा आर हो जाएगा, बराबर में रो भी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे, तो प्रेशर ग्रेडियंट बोला है तो प्रेशर ऊपर जाएगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट तो डेल्टा पी बटा डेल्टा आर रो भी स्क्वायर बटा आर के बराबर हो जाता है। ओके, ये फार्मूला होगा प्रेशर ग्रेडियंट का। अब वही प्रेशर ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ फ्री वॉर्टेक्स पूछ देगा, तो जैसे यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट पूछा ना फोर्स वॉर्टेक्स के टर्म में पूछा और फ्री वॉर्टेक्स के टर्म में पूछेगा तो क्या होगा, तो डेल्टा पी बटा डेल्टा आर ही होगा, बराबर में रो भी स्क्वायर था ना और रो सी स्क्वायर हो जाएगा और आर के पावर क्यू हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। वॉर्टेक्स फ्लो के लिए दो इक्वेशन है, प्रेशर ग्रेडियंट के लिए एक फोर्स के लिए और विदाउट फोर्स के लिए। तो विदाउट जो फोर्स वाला है ओ डेल्टा पी बटा डेल्टा आर है, बराबर में रोसी स्क्वायर है, फ्री है तो रोसी स्क्वायर है और आर के पावर क्यू है। लेकिन अगर बोल दे कि प्रेशर ग्रेडियंट वाला जो होता है ना, प्रेशर वाला जो होता है ना, फ्री वॉर्टेक्स नहीं प्रेशर वाला होता है, उसमें प्रेशर ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा पी बटा डेल्टा आर बराबर रो भी स्क्वायर बटा आर। ओके, इतना रिपीट करवा दिए, आपको याद हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे वहाँ पे रेडियस को रिलेट किए थे ना क्या चीज़ से, वेलोसिटी से, उसी तरह से रेडियस को रिलेट कीजिए आप प्रेशर से। तो फ्री वॉर्टेक्स है तो वही प्रेशर हो या वेलोसिटी हो दोनों का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस का फ्री है तो, और फोर्स वाला है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स है इस पर दबाव है तो आपको डायरेक्टली होना पड़ेगा ना, और दबाव इस पर है ही नहीं, इनडायरेक्टली है, जो मन में है सो कर रहा है। जैसे नहीं देखते हैं कहीं भी पढ़ने वाला स्टूडेंट में कोई दबाव नहीं होता है तो कहीं भी घूर रहे हैं, पटना में कुछ भी कर रहे हैं, ऐस कर रहे हैं, उस तरह की बातें हो गई। तो फ्री वॉर्टेक्स उसी तरह के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाता है और फोर्स वॉर्टेक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाता है। ओके, अब आगे देखिए कुछ खास बातें हैं इसका, वो स्टडी करते हैं। टोर्नाडो, जैसे आपको देखे होंगे कहीं नहीं ना कहीं तो मोबाइल में देखे होंगे टोर्नाडो, जिसको हम बवंडर बोलते हैं। तो टोर्नाडो या तो बवंडर, तो टोर्नाडो जो होता है ना या बवंडर, उस पर जो होता है ना उसका आउटर पेरीफेरी मैंने उसका बाहर बाहर होता है ना फ्री वॉर्टेक्स होता है, और इनर जहाँ होता है वहाँ पे फोर्स वॉर्टेक्स होता है। नेचुरल बात है, जो आउटर होगा जो बाहर के लिए आवारा मतलब घूरेगा आवारा हवा, और जो सेंटर पर होगा तो सेंटर पर फोर्स के साथ घूमेगा, और जो आउटर होगा फ्री होगा। ओके, तो आप याद रखिए टोर्नाडो में या तो बवंडर में आउटर सरफेस पे जो होता है ना फ्री वॉर्टेक्स होता है, सेंटर पे जो होता है फोर्स वॉर्टेक्स होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए फ्री वॉर्टेक्स और फोर्स वॉर्टेक्स क्या है उसके बारे में जान लीजिए। जो फ्री वॉर्टेक्स होता है ना ई रोटेशनल फ्लो होता है, और फोर्स वॉर्टेक्स होता है ना रोटेशनल फ्लो हो जाता है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि फ्री वॉर्टेक्स जो होता है ई रोटेशनल फ्लो होता है और फोर्स वॉर्टेक्स होता है रोटेशनल फ्लो हो जाता है। डन, डन हुआ ना। फ्री वॉर्टेक्स होता है इरोटेशनल हो जाता है, फ्री है तो इरोटेशनल है, कोई मतलब नहीं है, और फोर्स है तो उसको तो दबा के घुरा दे रहा है तो रोटेशनल हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्या है। अब आ रहा है कि वॉर्टेक्स फ्लो है क्या है। तो कोई भी बर्तन है, जैसे ही बर्तन रख देते हैं उसको, बर्तन को गोले गोले घुमाते हैं,
तो क्या होता है ना कि पानी नीचे की ओर दब जाता है, औंठी से पानी उठ जाता है। इस तरह कंडीशन आप देखेंगे। जैसे बाल्टी है, उसको बाल्टी गोले गोले उड़ा दीजिए और गोले गोले उड़ाइएगा फिर भी पानी वो नहीं गिरता है। चाहे तो कोई भी गिलास है उसको पानी को ऐसे नचा दीजिए तो बीच में गबड़ा ऐसा बन जाता है। उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए एच बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाइट ऑफ पाराबोला। जैसे पाराबोला बन जाता है, नहीं बोले कि दब जाता है बीच में, तो पाराबोला कैसे आपको बन जाता है। तो उसको अब हाइट ऑफ पारा बोलेगा, आप हाइट पूछेगा। अगर वैसे हो गया है तो हाइट ऑफ पाराबोला कितना हो जाता है, तो उसमें वाटर होता है, रेडियस बन जाता है। तो उससे याद रखिए कि डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टा में 2g हो जाएगा। हाइट पूछिएगा तो कैसे करके बाल्टी के घुराते हैं, जो गिलास घुराते हैं तो गबड़ा बनता है ना पाराबोला, तो उससे वाटर है उसमें रेडियस जैसा बनता है। तो डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 2g। तो आपको याद हो चुका होगा कि कोई भी मतलब घुराते हैं उसमें गबड़ा बनता है, पाराबोला बनता है, तो उसका हाइट क्या होता है, डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टा में 2g हो जाता है। और वॉल्यूम ऑफ पाराबोला पूछ देगा तो क्या होगा, वॉल्यूम, तब पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में 2g, वो वॉल्यूम ऑफ पाराबोला। नेचुरल बात है, वॉल्यूम पूछे हो ना। तो हाँ, तो वॉल्यूम पूछो तो देखो, जैसे पहले हाइट देख लिया, अब वॉल्यूम देख रहे हो, तो वॉल्यूम देखने के लिए पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 हो जाएगा। पहले एच निकालिएगा तब ना वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम का मतलब टोटल है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच बटा में 2 वॉल्यूम ऑफ पाराबोला। पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच बट्टा में 2, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ पाराबोला। ओके, आपको डन हुआ यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या है। वही बातें हैं, देखिए इफ़ द पाराबोला टच बॉटम ऑफ द कंटेनर, जैसे घुरा रहे हैं, घुराते घुराते नीचे तक ठेक गया, जैसे यहाँ से ठेक के यहाँ चलाया, तो देन प्रेशर ऑफ सेंटर कंटेनर विल बी एटमॉस्फेरिक। ऐसे मतलब घुरा रहे हैं और सेंटर पर ठेक गया तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक होगा और जीरो गेज हो जाएगा। घुराते घुराते अगर बर्तन में ठेक गया नीचे तक तो उसको क्या होगा, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा और जीरो गेज प्रेशर हो जाएगा। ओके, अब आगे और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। अ क्लोज कंटेनर, पूरा क्लोज है कंटेनर है, जो याद कीजिएगा अच्छे से, पूछा जाता है क्वेश्चन से। एक क्लोज कंटेनर है, इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, उसको कम्प्लीटली फिल्ड कर दिया है वाटर से। देन फाइंड द प्रेशर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर बोल दिया जाए कि अगर बाय द वे उसमें फुल्ली कंटेनर में पानी भरा हुआ है, वाटर को फाइंड द प्रेशर, प्रेशर पूछ रहा है, क्लोज कंटेनर है उसमें कम्प्लीटली फिल द वाटर, देन फाइंड द प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर उसका पूछ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो आर के पावर 4 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, आर के पावर 4 हो जाएगा। समझ गए, क्या होगा, आर के पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्या है आपका अब आया 2 पॉइंट और है लास्टली इस वॉर्टेक्स फ्लो का। क्या है देखिए, थर्ड केस में इन केस ऑफ कंटेनर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, जैसे ऊपर आया फिर नीचे आया फिर ऊपर नीचे, इस तरह से वर्टिकली जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, पी ए के लिए फॉर्मूला होगा रो, अगर ऊपर जाएगा तो रो जी प्लस ए इंटू एच, अगर नीचे आएगा तो पी वी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रो जी माइनस ए इंटू एच। ओके, ये हो जाएगा। अब नोट पॉइंट यहाँ पे देखिए, तो नोट पॉइंट क्या है आपका, इसका ही है। इफ़ द कंटेनर इज मूविंग फ्रीली डाउनवर्ड, कहाँ, डाउनवर्ड मूव कर लगा रहा है, देन द प्रेशर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज वाटर विल बी एटमॉस्फेरिक। कह रहा है कोई भी कंटेनर आपको फ्रीली डाउनवर्ड मूव कर रहा है पूरा तुरंत से, तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, वहाँ प्रेशर क्या होगा, वाटर विल बी एटमॉस्फेरिक, फ्रीली डाउनवर्ड होता है एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। ओके, तो आपका यहाँ पे ये वॉर्टेक्स फ्लो भी खत्म हो जाता है, वाटर डायनेमिक्स भी खत्म हो जाता है। सो क्या होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स और वॉर्टेक्स फ्लो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से आपका यूनिट नंबर 6 शुरू होता है, डायमेंशन एनालाइज एंड नॉन डायमेंशन एनालाइज, यूनिट नंबर 6। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे इस यूनिट के साथ, यूनिट 6 के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू। ओके।